नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर वो जज कौन था जिसने कंपनियों के विवाद के निपटारे के लिए बनाए गए पंचायत के सदस्य को फोन किया था ताकि फैसला किसी खास के पक्ष में आ जाए? क्यों भीमा कोरेगांव केस में सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश ने खुद को अलग कर लिया? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने आपत्ति क्यों जताई और उनकी आपत्ति को सार्वजनिक करने की मांग क्यों हो रही है? आज के इस वीडियो में न्यायपालिका से जुड़ी खबरों को हम समेट कर ला रहे हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने एक किताब संपादित की है, इनकम्प्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक्ट 75। 27 अगस्त को दिल्ली में यह किताब लॉन्च हुई। प्रकाशक का नाम है जगरनॉट बुक्स। इस किताब में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने लिखा है कि सरकार ने कोलेजियम से बार बार कहा कि जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला होना चाहिए, लेकिन जस्टिस मदन बी लोकुर की असहमति के कारण उनका तबादला नहीं हो सका। जब जस्टिस लोकुर रिटायर हो गए तब सरकार ने फिर कहा इनका तबादला होना चाहिए, लेकिन तब जस्टिस ए.के. सीकरी ने विरोध किया। जब जस्टिस सीकरी रिटायर हो गए तब जाकर जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट से तबादला सरकार के कहने पर किया गया, इस किताब में यह बात है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज का तबादला सरकार क्यों कराना चाहती थी? इस प्रसंग से पता चलता है कि कोलेजियम में असहमति का कितना रोल है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस ए.के. सीकरी की असहमति के कारण ही जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला रुका। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओका ने इस तबादले को लेकर साफ साफ ही कह दिया, नाम लेकर, क्या 2020 के दंगों के दौरान अपने साहसिक फैसलों के कारण जस्टिस मुरलीधर को नतीजे भुगतने पड़े थे? आपको याद होगा, जब तबादला हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में वकील निकल कर आए और उन सभी ने जस्टिस मुरलीधर को शानदार विदाई दी। इसके कुछ समय पहले जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि दिल्ली दंगों के मामले में बीजेपी के अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, अभय वर्मा और कपिल मिश्रा के नफरती भाषणों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है। उसी दिन शाम को उनके तबादले का आदेश आ गया। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। उस समय भारत के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे थे। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके तबादले की निंदा की और अगले दिन हाई कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया, अदालत का काम नहीं किया। इसलिए हमने सोचा कि न्यायपालिका को लेकर जो बातें हो रही हैं उन्हें समेटकर हिंदी के दर्शकों के बीच ले आना चाहिए, ताकि उनकी नजर इस पर भी जाए कि कोर्ट का क्या हाल है। जस्टिस लोकुर और जस्टिस सीकरी की असहमति के कारण जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला लंबे समय तक नहीं हो सका, यानी सरकार के दबाव को टाला जा सका। लेकिन एक और असहमति इन दिनों चर्चा में है, जिसके सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना 2027 में भारत की चीफ जस्टिस बन सकती हैं। तब भी उन्होंने असहमति दर्ज कराने का जोखिम उठाया और न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात भी उठा दी। इस दौर में इतना आसान नहीं कि अपने भविष्य को दांव पर लगाकर न्यायपालिका के वर्तमान के सवालों से भिड़ जाना। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 5 जजों के कोलेजियम के फैसले से असहमति जताई है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना कोलेजियम की सदस्य हैं। मामला है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन देने का। जस्टिस पंचोली 2014 से 2023 तक गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे हैं। 24 जुलाई 2023 को पटना हाई कोर्ट के जज बने। 21 जुलाई 2025 को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोशन दे दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना चाहती हैं कि उनकी आपत्ति सार्वजनिक कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जस्टिस अभय एस ओका ने भी कहा है उनकी आपत्ति को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर की संपादित किताब के विमोचन के दौरान पूर्व जस्टिस ओका ने कहा कि अगर कोई जस्टिस कोलेजियम में अलग राय रखता है तो पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए
सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों को जानने का अधिकार है कि जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की नियुक्ति पर अलग राय क्यों रखी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की असहमति की चर्चा कई अखबारों में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि कोलेजियम के सामने दो नाम आए, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाना था। दोनों के प्रमोशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन तब भी यह जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने जस्टिस विपुल पंचोली को लेकर क्यों असहमति जताई। जो मीडिया में छपा है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं जस्टिस नागरत्ना के तर्क क्या हैं। बी.वी. नागरत्ना की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि इतनी जल्दी तबादला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 2023 में जस्टिस विपुल पंचोली को पटना हाईकोर्ट भेजा गया। एक साल ही हुए। इस साल मई के महीने में जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में लाने का प्रस्ताव रखा गया, तो कोलेजियम में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने उनकी वरिष्ठता को लेकर चिंता जाहिर की। उस समय कहा गया कि उनके नाम को प्रस्तावित करने का मतलब है गुजरात हाईकोर्ट में उनसे कई जज सीनियर हैं, उनका हक मारा जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि जस्टिस नागरत्ना यह देखकर हैरान हो गई कि 3 महीने बाद फिर से विपुल पंचोली का नाम प्रस्तावित नामों की सूची में था। अगर जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है तो गुजरात का प्रतिनिधित्व बाकी हाईकोर्ट के अनुपात में ज्यादा हो जाएगा और विपुल पंचोली 2031 से लेकर 33 के बीच पौने 2 साल के लिए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। मई के महीने में ही जस्टिस एन.वी. अंजारिया को गुजरात हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। 3 महीने भी नहीं हुए जस्टिस अंजारिया को सुप्रीम कोर्ट आए और उनसे जूनियर को प्रमोट कर फिर से गुजरात हाईकोर्ट से जुड़े एक जज को लाया गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में गुजरात से 3 जस्टिस हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से छपा है कि जस्टिस नागरत्ना ने कहा, कई सारे वरिष्ठों को छोड़कर जस्टिस विपुल पंचोली को प्रमोट करना न्यायिक प्रशासन के लिए घातक हो सकता है। इससे कोलेजियम की जो भी साख है उसे धक्का पहुंचेगा। इस समय जो किया जा रहा है उसका दूरगामी असर होगा कि कोर्ट का प्रशासन कैसे चलेगा और इसे किस नजर से देखा जाएगा। अब इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक वकालत करने वाली इंदिरा जयसिंह की टिप्पणी को भी ध्यान से समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि जस्टिस विपुल पंचोली से 3 महिला जज सीनियर हैं, जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस रेवती मोहिते देरे, जस्टिस लिजा गिल। इन्हें चांस नहीं मिला। इंदिरा जयसिंह ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में भी जानना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना दोहरापन है। 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने 3 महिला जजों को सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड किया, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। उसके बाद से आज तक एक भी महिला जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किया गया है। इन वर्षों में 4 चीफ जस्टिस ने 28 जजों की नियुक्ति की है, लेकिन एक भी महिला को नहीं चुना। तो 2021 के बाद से आज तक किसी भी महिला जज को सुप्रीम कोर्ट के लिए नियुक्त नहीं किया गया। क्या यह चिंता की बात नहीं? इस देश में कितनी ही महिला वकील हैं जो अपने पेशे की शान हैं, ईमानदारी और साख के मामले में, और उनमें से क्या कोई भी नहीं मिला जिसे जज बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। मतलब कुछ तो ध्यान रखना चाहिए कि जनता क्या सोचेगी। अब आते हैं तबादले को लेकर एक और खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कर दिया है। 4 महीने पहले उनका तबादला जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट किया गया था। तबादले की वजह हम कभी नहीं जान सकते, लेकिन इतनी जल्दी तबादले हो रहे हैं तो सवाल की नजर से देख सकते हैं। बेशक आर्टिकल 14 में एक लेख छपा है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कई मामलों में सरकार की जवाबदेही तलब की और फटकार लगाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर रहे और इस बुनियाद पर कई अहम फैसले दिए। 26 दिनों के बाद वे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते, लेकिन तभी उनका तबादला कर दिया गया। एक अच्छे नागरिक को जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अतुल श्रीधरन के फैसलों को पलटकर देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि नोटबंदी के फैसले को जब चुनौती दी गई तब उस फैसले से असहमति जताने वाली एक ही आवाज थी, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की। 3 जनवरी 2023 को हमने
उनकी असहमति को लेकर एक वीडियो बनाया था। आप जरूर देखिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब आ जाइए इस खबर पर। एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने अपनी बेंच के सामने यह बात खोल दी और कहा कि हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उच्च न्यायालय के एक सम्मानित सदस्य ने एक खास पार्टी के फेवर में फैसला देने के लिए हमारी बेंच के सदस्य से संपर्क किया। यह कहते ही जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने खुद को इसकी सुनवाई से अलग कर लिया। अब हायर जुडिशरी का दो ही मतलब है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कंपनी का नाम है KLSR इंफ्राटेक। इसके एक निदेशक AS रेड्डी को निलंबित कर दिया गया था, जिसकी अपील एनसीएलटी की बेंच के सामने सुनी गई थी। सुनवाई पूरी हो चुकी थी और 18 जून को फैसला रिजर्व हो गया था। तो वह जज कौन था जो आदेश को बदलवाना चाहता था? जस्टिस शरद कुमार शर्मा के आरोप के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच का काम दिया गया है, जो यह भी पता लगाएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज ने फोन किया था तो वह कौन था। एनसीएलटी एक अपील पंचाट है। दिवालियापन से संबंधित कंपनियों के मामले एनसीएलटी में निपटाए जाते हैं और इसके फैसले से आपत्ति होती है तो एनसीएलटी में अपील की जाती है। एनसीएलटी को हिंदी में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण कहते हैं। जस्टिस शर्मा और टेक्निकल सदस्य जतिंद्र नाथ स्वैन की बेंच के सामने हैदराबाद की इस कंपनी का मामला सुना जा रहा था। तो न्यायपालिका से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी चाहिए। इससे आपको अंदाजा मिलता रहेगा आपका देश कहां के लिए निकला था और कहां पहुंच गया है। जैसे ही किसी एक फैसले से उम्मीद की रोशनी नजर आती है, कुछ और फैसले आपकी हताशा बढ़ा देते हैं। इसी देश के वकील थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बहुत ही शानदार यादगार भूमिका निभाई। आजादी के कई बड़े नायक हमें वकीलों के बीच से मिले। मोहनदास करमचंद गांधी ने भी वकालत की थी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी वकालत की। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वकील ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजागोपालाचारी, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय सभी वकील थे। उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वकीलों और जजों की संख्या कभी भी कम नहीं होगी। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक मामले पर। उससे पहले कानूनी और अदालती मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले सौरभ दास की बात करते हैं, जिन्होंने अदालती रिपोर्टिंग को एक नया मकाम दिया है। उनकी एक रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा तो उन्होंने अंग्रेजी में है, मगर हिंदी में अनुवाद करता हूं। इससे पता चलता है कि भीमा कोरेगांव केस में वकील सुरेंद्र गाडलिंग 7 साल से जेल में बंद हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल रही। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन जमानत के एक साधारण केस के साथ क्या हो रहा है आपको सौरभ दास की रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ से पता चल जाना चाहिए। सौरभ लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका काफकाई फाइल बनकर रह गई है। यह कार्यवाही की सूची में नजर आती है, फिर गायब हो जाती है। इसका जिक्र होता है मगर टल जाती है। इसका समय तय होता है लेकिन सुनवाई स्थगित हो जाती है। इस मामले को सुनने वाले जस्टिस MM सुंदरेश ने इस मामले को नहीं सुनने की कला को ही न्याय का एक रूप बना दिया है। सौरभ दास ने पहली लाइन में काफकाई शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द का संबंध फ्रांज काफका के उपन्यास द ट्रायल से। बिना किसी कारण जोसेफ नाम के किरदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे कभी नहीं बताया जाता कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई और उसके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। फ्रांज काफका ने जो लिखा वह उस समय की कानूनी और प्रशासनिक सच्चाई का एक स्वरूप था, लेकिन बाद में न्यायिक रहस्यों का रूपक बन गया। इसलिए इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए साहित्यकारों ने काफकाएस्क या काफकाई शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। अगस्त 2023 में वकील सुरेंद्र गाडलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। तब से 17 बार जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हो चुकी है। 13 बार यह मामला जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच के सामने लिस्ट हुआ। 4 बार सुनने का वादा किया गया मगर नहीं सुना गया। न्याय के लिए नागरिकों को कितना तड़पना पड़ता है, इसकी तकलीफदेह व्याख्या सौरभ दास नामक युवा रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में की है। सौरभ की रिपोर्ट फ्रंटलाइन में छपी है। इस रिपोर्ट के बाद एक घटना होती है। जस्टिस MM सुंदरेश खुद को इस मामले से अलग कर लेते हैं। अब इस मामले को एक और बेंच के सामने पेश किया जाएगा। सौरभ दास ने अपने लेख में शुचिता का प्रश्न उठाया कि आखिर
जमानत के एक मामले को कैसे 13 बार सुनने से टाला जा सकता है, यह कैसे संभव है। जब सौरभ ने लिखा कि उन्हें कम से कम खुद को इस सुनवाई से अलग कर लेना चाहिए और चीफ जस्टिस के पास भेज देना चाहिए, तो इस लेख के छपने के बाद ऐसी ही खबर आती है, जस्टिस MM सुंदरेश ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, किसके पास जाएंगे? मीडिया तो है नहीं, जिन्हें करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, उनके यहां ऐसी रिपोर्टिंग अब नहीं होती, और जो ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी सॉलिड खबर लिखने वाले पत्रकार सौरभ दास ने ट्विटर पर अपनी पत्रकारिता के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी है। काश इस रिपोर्ट के साथ कोई सैक्सोफोन बजाता तो दीवार से दरकते चूने के कारण इमारत बदसूरत नजर नहीं आती। पत्रकारिता की इमारत। सौरभ दास जैसे रिपोर्टर को सैक्सोफोन भी बजाना चाहिए। मनोज रुपड़ा ने सैक्सोफोन को लेकर साज नासाज नाम से एक कहानी लिखी है, वह भी पढ़ लीजिएगा। इस वाद्य यंत्र का एक क्रांतिकारी इतिहास भी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिटलर और स्टालिन दोनों ने सैक्सोफोन को बैन कर दिया था। क्या इसलिए इसके भीतर से जगाने की कोई धुन आती रहती होगी? भारत में सैक्सोफोन बजाने वाले भी कुछ कम नहीं हैं। आप छत्तीसगढ़ के लीलेश कुमार हैं, सैक्सोफोन बजाते हैं। आपसे हमने गुजारिश की कि इस थीम से मिलता जुलता कोई धुन हमारे लिए बजा दीजिए। मुझे भी नहीं पता कि यह वीडियो क्यों बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं। शायद इसलिए कि मैं सैक्सोफोन नहीं बजा सकता, वरना वही बजा रहा होता। अलग अलग राज्यों में FIR करने की फैक्ट्री खुल गई है। जब तब पत्रकारों के खिलाफ FIR कर दी जाती है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। पत्रकार अभिसार शर्मा के साथ भी यही हुआ। असम में FIR हुई तो सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा तो दी है, लेकिन मामला खत्म करवाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने पर रोक लगा दी, तो निजता को लेकर कितनी बहस छिड़ गई। फैसले पर सवाल भी उठे। यहां किस निजता का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था? सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो खुद जारी किया। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री को देखकर न्याय व्यवस्था पर नजर रखने वाले सकते में आ गए। पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर ने कहा है, प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुलाकर चीफ जस्टिस ने शक्तियों के बंटवारे की संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। जस्टिस MN वेंकटचलैया ने राजीव गांधी से मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि तब उन्हें कर्नाटका हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने की चर्चा चल रही थी। तो बताइए, इस दृश्य में अंतर्ध्यान कौन है, न्याय या न्याय व्यवस्था? अभी हाल में खबर आई कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती अरुण साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया। जैसे ही खबर आई, सोशल मीडिया पर आरती अरुण साठे के वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें उन्हें बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बहस करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन पुराने वीडियो थे। 19 अगस्त को आरती साठे एडिशनल जज के रूप में शपथ ले चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े ने कहा, इसमें कानूनी रूप से गलत नहीं है, लेकिन क्या मर्यादा का तकाजा भी यही कहता है? सवाल आरती साठे की योग्यता और अनुभव का नहीं है, निश्चित रूप से उनका शानदार करियर रहा होगा। बात पूर्व में एक राजनीतिक पार्टी से सक्रिय संबंध को लेकर है। जनवरी 2024 में ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। आरती साठे के पिता 1989 में बीजेपी के टिकट से मुंबई उत्तर पश्चिम से सुनील दत्त के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अगर बीजेपी का सक्रिय नेता जज बनने लगे और जज बनने के बाद तुरंत बीजेपी में जाने लगे, तब क्या न्यायपालिका को आप उस नजर से देख सकते हैं जिसे भरोसा कहते हैं? इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पूर्व जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने उनके पुराने फैसलों की आलोचना की है। कह रहे हैं सलवा जुडुम फैसले के कारण नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। उनके इस बयान की निंदा करते हुए पूर्व न्यायाधीशों और कानूनविदों ने एक पत्र जारी किया है। कहा है कि शीर्ष नेतृत्व पर बैठे व्यक्ति द्वारा
इस तरह की टिप्पणी का न्यायाधीशों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले में कहीं भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया गया है, तो इसके जवाब में 56 पूर्व न्यायाधीशों और कानूनविदों ने अलग से पत्र जारी किया। कहा कि यह एक पैटर्न हो गया है, हर तरह की राजनीतिक गतिविधि पर एक खास वर्ग का बयान आ जाता है। न्यायिक आजादी के नाम पर अपने राजनीतिक झुकाव को छिपाने की कोशिश की जाती है, जो न्यायपालिका के हित के खिलाफ है। तो इस तरह की बहस हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने रिटायर होने से 5 महीने पहले इस्तीफा दे दिया। कुछ समय बाद ही बीजेपी में चले गए और तमलुक से लोकसभा का चुनाव जीत गए। उनके इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जज के पद पर रहते हुए उन्होंने तृणमूल सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की और आदेश भी पारित किए। बतौर जज 14 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए। सभी मामले ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ थे। तो इस तरह की बातें होंगी। कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज हैं चितरंजन दास, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के भाषण में कहा कि उनके व्यक्तित्व को ढालने में आरएसएस का रोल रहा है और मैं संघ के प्रति कृतज्ञ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का सदस्य था और आरएसएस का सदस्य हूं। मैं 37 साल दूर रहा, मगर अपने इस रिश्ते के कारण अपने कार्यकाल में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। न्यायपालिका से आप किसी को बीजेपी या कांग्रेस में जाने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक ऐसे समय में जब न्यायपालिका पर भी आरोप लगने लगे हों, संदेह किया जा रहा हो, उसके फैसलों में राजनीतिक झुकाव का रंग देखा जा रहा हो, तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि चीफ जस्टिस के पद से रिटायर डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखते हैं उनकी कार के लिए वीआईपी नंबर दिया जाए? और ऐसा क्यों होता है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ऐलान करते हैं रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लेंगे? जस्टिस अभय अशोका ने भी कहा है वे कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। इन मामलों में मर्यादा का तकाजा किसकी तरफ है, क्या है? क्यों वे कोई पद लेने की बात नहीं कर रहे हैं और उनके ही पूर्ववर्ती पद ले लेते हैं? न्यायपालिका को कम से कम एक मर्यादा पुस्तिका जारी करनी चाहिए। बताना चाहिए कि भारत के नागरिक जब भी न्यायपालिका की तरफ देखें तो मर्यादा के किस पैमाने से उसका मूल्यांकन करें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।